नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे आप सब। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे रूबरू नहीं हो पाई पिछले 10 दिनों में, क्योंकि मैं अपने घर गई थी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए, मेरे पास कई लोगों के कॉल आए, मैसेज आए कि सब ठीक है, स्टोरी नहीं आ रही आपकी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 2 शब्द। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी एक लड़की की है। जैसा बाली उम्र में लड़कियों को प्यार हो जाता है, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, उनके सिवा कोई होता नहीं, उस पे ही कहानी निर्भर है। कहानी शुरू करने से पहले 2 लाइन कविताएं। उम्मीदें रह गई अधूरी, दिल की हसरत नहीं हुई पूरी, दर्द मिला बेहिसाब हमें, ज़रे ज़रे ने भी कहा, उसने कहा आंखों देखी, देखा उसने तकिया पकड़ सिसकना मेरा, गली गली तेरे ही खोज में भटकना मेरा, लोगों के जुबान पर चर्चा तेरा मेरा, तरसता रहा मैं तेरे ऐसे सावन, तरसे जैसे बरसात बिना, बादलों को मिलना मिलकर बिछड़ना, तेरे प्यार का एहसास जिंदा रखता। प्यार एक ऐसा एहसास है जिससे झगड़ा हो जाए तो दिल इंतज़ार करता है कब वो मनाएगा। सब आपके साथ हो, लेकिन फिर भी जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ नहीं हो, उसका इंतज़ार रहता है। तो ये एक 16 वर्षीय महिला लड़की की कहानी है जो पड़ोसी का लड़का था, उससे बहुत प्यार करता था, ऐसा उसे लगा। तो उसके प्यार में वो पागल हो गई। वो बोला कि चल हम भाग के शादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करेंगे। वो बच्ची वेस्ट बंगाल से भाग के उस लड़के के साथ आई और यहाँ दिल्ली में रह के मतलब कुछ दिन साथ रहे वो लोग। उसके बाद फिर लड़का बोला कि अब हम लोग को पेट पालने के लिए काम करना पड़ेगा, तब भी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी मैं तुम 2 वक्त की एक रोटी भी खिलाओगे 2 वक्त में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। 2-4-5 दिन बहुत ही खूबसूरत गुज़रे, सिर्फ प्यार ही प्यार था। उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को ले जाके कोठे पे 1.25 लाख रुपए में कोठे पे उसको बेच दिया। कोठे में बेचने के बाद वो 2.5-3 साल वहीं पे जिस फरोशी में काम करती रही बेचारी। किसी एनजीओ ने रेस्क्यू किया। 8-10 लड़कियां एक साथ हमारे यहाँ नारी निकेतन में आईं और चूँकि देखने में ये कम उम्र की लग रही थी तो इसको पहले CHG 3 में भेजा गया, जो नोटिफाइड है ITP एक्ट के लिए। वहाँ भेजा गया, वहाँ बच्ची रह रही थी। फिर इसका बोनेज हुआ, बोनेज में ये मेजर आई। उसके बाद फिर उसने बोला कि मैं बालिग हो गई हूँ, मुझे मैं धंधा करती थी दीदी, मुझे आप कोठे पे ही भिजवा दो। मैंने बोला बेटा, अगर तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा तो तुम कोठे पे क्यों जाओगी। बोला दीदी सब ये सब किताबी बातें, कहने की बात है, कोई हमें ना शादी करेगा ना हमारा कोई घर बसेगा, इवन हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो हमें अपनाएंगे भी नहीं। मतलब कोई बात नहीं, मैं तेरे को गारंटी दे रही हूँ कि मैं तुझे कोठे पे भेज दूँगी, तू एटलीस्ट एक बार बता तो सही तेरे घर वाले रहते कहाँ हैं। तो उसने बहुत फ़ोर्स करने पे उसको लगा कि घर नहीं ढूंढ पाऊँगी मैं, तो उसने बहुत फ़ोर्स करने पे घर बताया अपना। घर बताया मैंने, घर नेट पे सर्च किया, फिर वहाँ के कंसर्न SP को बोला, SHO को बोला। 1 दिन में उन्होंने घर ढूंढ दिया। तो मैंने बोला बेटा तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं। उसने बोला हाँ मर चुके हैं। मैंने बोला अगर मैं तेरी बात तेरे अब्बा से कराऊं तो। बोली हो ही नहीं सकता, वो तो मर चुके हैं। मैंने बोला अगर मैं करा दूं तो। बोली कराओ। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जो इमोशनल बॉन्डिंग ख़त्म हो गई थी जब मैंने उसके पिताजी से उसकी बात कराई अपने ही फ़ोन से, दोनों पक्ष ऐसे फूट फूट के रो रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। पिता को लगा हाय मेरी खोई हुई बच्ची मिल गई, बच्ची को लगा कि इस जालिम दुनिया में मुझे मेरा अपना मिल गया। तो जो बॉन्डिंग ख़त्म हुई, इस बॉन्डिंग को दोबारा रीडेवलप करने में, दोबारा पुनः स्थापित करने में थोड़ा समय लगा। 2-4 बार उनकी बात कराई गई। जो बच्ची बार बार कहती थी मुझे धंधा करना, मुझे कोठे पे भेज दो दीदी,
उसको समझाया कि घर जाना चाहती हो, फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हो, तो वो मान गई। और उसके घर वालों ने एफआईआर करी थी। मैंने एसपी से, एसएचओ से रिक्वेस्ट करके कि वो लोग बहुत गरीब हैं, नहीं आ सकते, तो आप फैसिलिटेट कर दीजिए और आप दिल्ली आ जाइए। फिर मैंने उनको दिल्ली बुलाया, कोर्ट के समक्ष उसको पेश करके उन बच्ची को उसके घर भिजवाया। आज वो अपने घर में बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई, उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना परिवार है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, कोई शौक़वश या मजबूरी में या किसी कारणवश अगर जिस्म फरोशी में आ जाता है, अगर वो धंधा करता है, तो क्या उसको दोबारा जीवन फिर से शुरू करने का अधिकार है या नहीं? आप मुझे बताइएगा। क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से जो लोग इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे, अगर समाज को ये पता चलेगा कि हम धंधा करते थे, जिस्म फरोशी करते थे, वेश्यावृत्ति में लीन थे, तो वो हमें अपनाएंगे नहीं, ना हमारी शादी होगी, ना हमारा घर बसेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि प्यार करिए, लेकिन सही उम्र पे करिए, सही व्यक्ति से कीजिए। ऐसे व्यक्ति से मत कीजिए जो आपको कोठे पे भेज दे, आपके साथ बदतमीज़ी करे। तो आप चयन सही कीजिए, क्योंकि रिश्ते हमें, सारे रिश्ते जन्म के साथ मिलते हैं। सिर्फ दोस्त और बॉयफ्रेंड हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। तो प्लीज़ दोस्त चुनते समय और हमसफ़र चुनते समय ध्यान रखें कि वो आपका कितना ख्याल रख सकता है, कितना प्यार कर सकता है, आपके लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकता है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी कि खुद पे भरोसा करिए, आपके अपने माता पिता पे भरोसा करिए, और सही समय पे आपकी जब शादी की उम्र होगी तो माता पिता अच्छे व्यक्ति से आपकी शादी करा देंगे, या जिससे आप प्यार करते हैं अपने माता पिता को बोलेंगे तो वो आपकी उससे शादी करा देंगे। तो अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप को शर्मिंदा ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। बहुत मुश्किल से उन्होंने इज़्ज़त कमाई होती है समाज में, और लड़कियां गुमान होती हैं माता पिता का शर्मिंदा करने के, लड़कियां नहीं पैदा होती। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का प्राउड बनिए, गुमान बनिए, गर्व बनिए, ना कि शर्मिंदगी का धब्बा बनिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे जल्दी ही नई कहानी के साथ। ओके, शब्बा खैर, बाय।